उस जो हमने पहला सेशन लिया था उसमें थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा था, नेट का प्रॉब्लम चलते ही बार बार बंद हो रहा था। तो इस चक्कर में कुछ क्लास को वहीं पर रोकना पड़ा। अब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम चलते हैं ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन मैंने आपको बता ही दिया था, फिक्स क्या होता है, सेवरल ओरिएंटेशन क्या होता है, सीजनल टिल्ट क्या होता है, ये सभी चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ओरिएंटेशन पे आप कर रहे हो। अगर टू साइडेड रूफ है, थ्री साइडेड रूफ है, जैसा भी रूफ है, आपको वेस्ट में रखना, साउथ में रखना, तो उस हिसाब से उसका ओरिएंटेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिक्स टिल्टेड प्लेन ले रहा हूँ। ओके, तो फिक्स टिल्टेड प्लेन को ही मैं लेके क्लिक कर देता हूँ। अब एज्यूमत मैं आपको समझा चुका था। अब देखना, इसको पकड़ के आप ऐसा कर सकते हो, देखो ये क्या कर रहा है, अपना साउथ ईस्ट फेस है। अगर आपको इसको कैसे कर देंगे तो अपना साउथ वेस्ट फेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका फेस किस हिसाब से है। देखो मैंने बताया था ना आपको, अगर साउथ से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, अगर साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। क्लियर है, ये ईस्ट में चले गए, ठीक है, ये वेस्ट में चले गए, साउथ वेस्ट में, तो आप प्लस में जा रहे हो। क्लियर है। और अगर ट्रू साउथ में रखना है तो बिल्कुल सेंटर में रखना पड़ेगा, इस हिसाब से मैंने रखा हुआ है ट्रू साउथ में। ओके, तो ट्रू साउथ में ऐसे हो जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो एज्यूमत आपने क्या रखना है, तो एज्यूमत मैं रख देता हूँ ट्रू साउथ के लिए 0। ठीक है, तो ये ट्रू साउथ हो गया। अब आपको ट्रू साउथ में जाने के बाद उसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल को कितना टिल्ट रखना है कि आपका मैक्सिमम जनरेशन वो दे। अब मैक्सिमम जनरेशन को आपको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि शो ऑप्टिमाइजेशन पे जाना पड़ेगा। अब शो ऑप्टिमाइजेशन में आप देखना मैक्सिमम आपका कहाँ दिखा रहा है, प्लान टिल्ट, प्लान प्लान ओरिएंटेशन जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हाई है सबसे ज्यादा, तो उसको हाई रहने देना वहाँ पे। क्लियर है, तो इसको आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब ये जो आपका है, आपका यहाँ कहीं हाई हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे हाई हो रहा है, तो उस हाई हाई पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका ये हाई है कि नहीं है। आप इसको ऐसे करना पड़ेगा, देखो ये निगेटिव जा रहा है, आपका हाई कहाँ जा रहा है, समथिंग यहाँ कहीं जा रहा है। 35 डिग्री पे आपका सबसे ज्यादा आपको रेडिएशन फाइंड होगा। जिसकी जनरेशन सबसे ज्यादा इतने 35 डिग्री पे आपकी सबसे ज्यादा जनरेशन होगी, तो आपको वो एंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा उस एरिया के हिसाब से। तो आपका देखना है कि इसको करने के बाद आपके कितनी एरर दिखा रहा है, -2.6 है। और जो आपका ग्लोबली कितना दिखा रहा है, ग्लोबली इतना दिखा रहा है, तो आपको इससे थोड़ा कम करना पड़ेगा कि आप चाहोगे कि ये आपका कम हो जाए, लॉसेस कम हो। देखो आपको मैक्सिमम लेके चलना पड़ेगा कि आपका मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है। ये विंटर का है, ईयरली देखना पड़ेगा, सॉरी ये विंटर पे चला गया था, विंटर पे नहीं, ईयरली देखना पड़ेगा आपको। ईयरली देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2243 किलोवाट आवर पर एम स्क्वायर देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे मिले तो आपको मिल रहा 33 डिग्री पे सबसे ज्यादा आपको जो आपका रेडियंस मिलेगा, उस जगह को आपको देखना पड़ेगा, तो इसका ऑप्टिमाइजेशन भी देख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका ये देखो पोर्शन पे सबसे ज्यादा मिलेगा। और आपको लेना है हमेशा ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट करना है, समर और विंटर के हिसाब से क्या फिक्स टिल्ट प्लान है। अगर आपका सीजनल होता है तब आप सीजनल पे विंटर का अलग कर सकते थे, समर का अलग कर सकते थे। क्लियर है, तो उस हिसाब से आपका ओरिएंटेशन होगा मॉड्यूल का। 33 डिग्री पे हमने इसका ओरिएंटेशन कर दिया है, 32.7 है, 33 ले रहा है। ओके, तो ये आपका ओरिएंटेशन हो गया। अब ये दिखा रहा है कि प्री डिफाइन द सिस्टम। अब ये सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा कि मॉड्यूल और इन्वर्टर का, कि कौन सा मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, कितना इन्वर्टर सिलेक्ट करना है, कितनी एरे होगी, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है सिस्टम को डिफाइन।
ठीक है, तो आप जाएंगे उसके सिस्टम टैब में। यहाँ पीवी एरे जो है, आप एक एरे बनाना चाह रहे हो या दो एरे लेना चाह रहे हो तो ऐड सब एरे कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कितने किलोवाट का है, तो हम चलते हैं। हमने शुरुआत में क्या किया था, 600 किलोवाट पावर का था, 600 किलोवाट पावर का ले लेता हूँ। 600 किलोवाट पावर का लिया। ठीक है, तो 600 किलोवाट पावर आपको यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, और पीवी एरे का मैंने बता दिया किस हिसाब से एरे कितनी हो जाएंगी। आपको दो करनी है तो दो कर सकते हो। ठीक है, तो दो करने के बाद आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लेकिन अभी एक ही एरे के हिसाब से करनी तो एक ही एरे को कर दो। क्लियर है, एक के हिसाब से करनी है। ठीक है, तो वो आपका आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने एरे हैं जो आप साइज मॉड्यूल का कर रहे हो, जो प्लांट प्रोजेक्ट का जिस हिसाब से आप साइजिंग कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी पीबी एरे लेनी है, सब एरे लेने के लिए लेनी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है। अब क्या है कि आपका देखो टिल्टेड दिखा रहा है, एजीमुथ एंगल आपको दिखा रहा है कि कितना टिल्टेड प्लेन है, कितना एजीमुथ एंगल है, वो ले लिया आपने। अब आप मॉड्यूल सिलेक्ट करोगे कौन सा मॉड्यूल लेना है। अब मॉड्यूल मैं ऐसे नहीं लेता हूँ, मैं ऑल मैन्युफैक्चरर कर दे रहा हूँ कि किसी भी मैन्युफैक्चरर में जो मेरे को सबसे अच्छा दिखेगा। अब मेरे को चाहिए कि सबसे ज्यादा वाट पावर वाला लेना है, कि सबसे ज्यादा वाट पावर लेने से क्या होगा कि आपकी स्ट्रिंग साइज कम हो जाएगा, स्ट्रिंग ज्यादा कम मॉड्यूल की बनेगी। देखिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ 540 वाट 5 वाट का सिलिकॉन मोनोकल मोनोक्रिस्टलिन ले लेता हूँ, जिंक को सोलर का ले लेता हूँ। क्लियर है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपका जो है कि आपने कितने का था, 600 किलोवाट पावर का था आपका। 600 600 किलोवाट के लिए आपको एरिया कितना दिखा रहा है, आप देख लो इसको, 2839। 2839 मतलब कितना, 1 किलोवाट पावर आपका कितना बोलेगा स्पेस, वो आपको ये क्लियर कर रहा है कि 1 किलोवाट पावर आपका कितना स्पेस कर लेगा। इस मॉड्यूल का आप देखो, उसने डाटा शीट से ऑटोमेटिक उठाया हुआ है कि बीएमपी कितना है आपका, बीओसी कितना है। क्लियर है, ऑप्टिमाइजर का जरूरत नहीं, ऑप्टिमाइजर का आपको जरूरत जहां पड़ती है जहां पर शैडो इफेक्टेड एरिया हो। क्लियर है, 600 किलोवाट का जब पावर प्रोजेक्ट लगा रहे तो शैडो इफेक्टेड एरिया नहीं होगा। 2839, 2839, ओके, जो आपका एरिया आ रहा है डिवाइड बाई 600। देखो कितना ले रहा है, 5 स्क्वायर मीटर एरिया ले रहा है 1 किलोवाट पावर के लिए। और ये एरिया 5 स्क्वायर मीटर है, ये टोटली शेडो इफेक्टेड एरिया है। 5 स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि वैसे तो आपका मैंने बताया 10 स्क्वायर मीटर समथिंग लगता है 1 किलोवाट पावर के लिए। क्यों बताया था, क्योंकि आपको उस एरिया में आपको जो स्पेस है कि शैडो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल की शैडो ना पड़े, तो वो एरिया भी इंक्लूड होता है उसमें। कि आप एक मॉड्यूल की स्ट्रिंग के पीछे दूसरी मॉड्यूल की स्ट्रिंग लगा रहे हो, तो पहले मॉड्यूल की स्ट्रिंग जो है वो दूसरे मॉड्यूल पे आपका शैडो क्रिएट कर सकती है। तो शैडो क्रिएट जो हो जाएगा, तो आपको पता है कि शैडो क्रिएट अगर हो गया तो वो लॉस में आपके आ जाएगा, लॉस में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको वो एरिया, इसमें वही एरिया शो करता है जिस एरिया का मॉड्यूल एरिया हो, इसलिए ये आपको इस एरिया कम शो कर रहा है। क्लियर है, इसमें वो एरिया शो नहीं कर रहा जो आपका खाली एरिया रहेगा, चाहे व्हीकल मूवमेंट वगैरह के लिए हो
क्लीनिंग वगैरह के लिए आपको मैन पावर वगैरह जाने वगैरह के लिए प्रोवाइड कर रहा हो, वो एरिया पीवी सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर? आपका बस एरिया दिखाएगा, जिस जिस एरिया में मॉड्यूल लगेगा बस उतना उतना एरिया दिखाएगा। तो 5 स्क्वायर मीटर दिखा रहा है, तो 5 स्क्वायर मीटर आपका तो सिर्फ पैनल का ले रहा है। तो पैनल के बाद आप 5 स्क्वायर मीटर और स्पेस छोड़नी पड़ेगी कि दूसरा स्क्रीन जब लगाओगे ना तो उसके लिए स्पेस छोड़नी पड़ेगी। तो 10 स्क्वायर मीटर एरिया हो जाएगा समथिंग। क्लियर हो चुका है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इन्वर्टर हम ले लेते हैं। अब इन्वर्टर भी हम क्या करते हैं, ऑल मैन्युफैक्चर ले लेते हैं। अब जो इन्वर्टर मुझे सूटेबल लगेगा वो सिलेक्ट कर लूंगा मैं। अब इन्वर्टर मुझे 600 किलोवाट का है, तो मैं चाहूंगा कि 250 के दो मिल जाए तो सफिशियंट रहेगा हमारे लिए। 250 के दो। 250 किलोवाट के दो इन्वर्टर ले लेंगे तो सफिशियंट रहेगा। एक इन्वर्टर लेंगे तो एक में अगर फॉल्ट आ जाएगा तो पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दो इन्वर्टर रहें कि कम से कम एक में फॉल्ट आए तो दूसरा अपना चलता रहे। इसलिए मैं दो इन्वर्टर ले रहा हूँ, एक इन्वर्टर नहीं ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने के इन्वर्टर दिखा रहा है। अब आ जाते हैं 250 पे दो। 250 के टू ले लेता हूँ। देखिए 250 के मैं टू ले ले रहा हूँ। ये ले लेता हूँ मैं। और भी है, मैं MPPT 450 से लेके 900 वाले ले ले रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ इन्वर्टर टू हो गए। अब नंबर ऑफ इन्वर्टर टू हो गए तो देखिए एरिया कितना कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल एरिया 2831 अपना 2839 है। तो कितना हो गया मैक्सिमम इसकी पीवी पावर कितनी हो गई डीसी के लिए? 586 हो गई। तो इसकी हो गई अपना 500, तो इसमें इसने लॉस का कंसीडर कर लिया है। तो आपने देख लिया कि कितना डीसी दे रहा है। कितना डीसी देने के बाद आपको इतने डीसी के बाद इतने आउटपुट एसी मिलेगी। तो आप चाहोगे कि थोड़ा इन्वर्टर और बड़ा ले लेते हैं कि अपने को 600 चाहिए, तो थोड़ा इन्वर्टर। तो मैं क्या करता हूँ कि आपसे क्या 586 किलोवाट डीसी आपकी जनरेट हो रही है, तो मैं थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ कि उससे थोड़ी अपनी और ज़्यादा जनरेट हो। तो मैं 252 का ले लेता हूँ। ये लेके देख लेता हूँ मैं। अब देखते हैं। तब भी उतना ही हो रहा है, तो अपने को 266 का देखते हैं। 267 का लेना पड़ेगा 950 तक। देखो स्ट्रॉन्गली ओवर साइज हो गया, देखो ये दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए दो ही ले लेता हूँ मैं। तो दो लेने का 250 का ही ले लेता हूँ कि उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। ये देखिए वो डीसी को उतना ही कंसीडर कर रहा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 250 का ही ले लेता हूँ। ये चीज़ आपको भी सब कुछ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा। वो 500 किलोवाट एसी चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर है? अब क्या होगा कि ये आपने जो टेम्परेचर कंडीशन जो भरी हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है आपकी मॉड्यूल इन सीरीज जो आपको मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी बन जाएंगी, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग इतनी बन जाएंगी। क्लियर है? और यहाँ पे कोई एरर होगा तो इस एरिया में शो करेगा एरर है। अब मैं आपका एक काम करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग में जाता हूँ दोबारा। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद इसको -10 कर देता हूँ टेम्परेचर को, देखो क्या इफेक्ट आता है। बंद की जगह -10 कर दिया।
अभी भी कोई फर्क नहीं आया। प्रोजेक्ट सेटिंग में ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको तो 1 ही रहने देता हूँ, इसको कर देता हूँ 30 डिग्री, 17 की जगह। प्लीज सेव करो पहले। अब देखते हैं क्या एरर दिखाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तब भी कोई फर्क नहीं आया। इसलिए आपको डाटा ये पूरा प्रॉपर फिल करना पड़ेगा। अपने दिल्ली एरिया के हिसाब से ये ठीक दिखा रहा है, हम टेम्परेचर फर्क चेंज भी कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। अभी भी ये चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एसटीसी कंडीशन हमने इन्वर्टर जो लिया है ज्यादा कसकर सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए 17 डिग्री पे 759 आ रहा है। ठीक है, 50 डिग्री पे 672 होना चाहिए। ठीक है, तो और 1 डिग्री पे जो आपने 1 डिग्री पे जो लिया हुआ मिनिमम वो दिखा रहा है। तो इसको मंथ की जगह मैं एक काम करता हूँ, 950 है ना, आपको आप पता चल जाएगा चेंजेस। इसको मैं कर देता हूँ 15 डिग्री लोअर टेम्परेचर। अब देखो फर्क आ जाएगा। अब वो उसको बोल देगा कि आपका इन्वर्टर जो है ना उसका एमपीपीटी रेंज में प्रॉब्लम आ रही है, कि वो 950 तक का था। नहीं, अभी भी नहीं हुआ 917। अपना इन्वर्टर की रेंज क्या है, 900 है। ओके, 900 है, मैं 950 सोच रहा था, इसलिए अब फर्क नहीं पड़ा। इसकी जगह मैं कर देता हूँ 30 डिग्री कर देता हूँ। अब फर्क आ जाएगा क्योंकि मैं 950 सोच के कर रहा था। ओके, आपका देखो टेम्परेचर कितना फर्क आएगा आपको अब बताएगा ये। अब देख सकते हैं। अभी भी फर्क नहीं बताया इसने। 50 डिग्री 30 डिग्री पे 879, 450 से 900, 900 से ज्यादा हो रहा था। तो ये एरर बताना चाहिए था, एरर बताया नहीं। 450 से 900, ये वो है। ठीक है, तो ये माइनस इतना, कितनी एमपीपीटी में इतना कनेक्ट हो जाएगा ये तो बता रहा है, लेकिन इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। -20। देखो दी एरे VOC इज ग्रेटर देन दी इन्वर्टर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये इन्वर्टर से ज्यादा ही हो गया। ये देखो एरर दिखा दिया, क्लियर, क्योंकि मैंने डिग्री पे 1003 हो गया। ठीक है, तो एरर का टेम्परेचर का इसलिए फर्क आता है। क्लियर हो चुका होगा आपको कि टेम्परेचर कितना फर्क आता है। 1 डिग्री पे रहने देता हूँ। क्योंकि इन्वर्टर मैंने क्या 450 से लेकर 900 वोल्ट तक का लिया हुआ था ना, इसलिए टेम्परेचर के वो अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होते जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रहा। देखो 952 पे है और 450 से 900 मैक्सिमम इतना है, इसलिए यहाँ पे एरर कोई नहीं दिखा रहा है। क्लियर है कि उसी रेंज रेंज के बीच में आ रहा है आपका। 672 आ रहा है। 672 आपका 50 डिग्री पे आ रहा है, तो ये वोल्टेज आपका स्ट्रिंग का बन जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं रहा आपको। एसटीसी कंडीशन भी टिक किया हुआ है, तो कितना है, सॉरी, तो ये दिखा रहा है आपको।
अब जो पी नॉर्म रेशियो क्या होता है, जो डीसी से एसी रेशियो जो मैंने आपको बताया था कि जो ओवर साइज रेशियो होता है उसको हम पी नॉर्म रेशियो बोलते हैं। अब हमने ओवरलोड रेशियो कितना फिक्स किया था, वो 2% किया था, देखो 0.1% ही ओवरलोड रेशियो आ रहा है, इसलिए आपकी सिस्टम की साइजिंग हो चुकी है। क्लियर है। अब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं आपके, नंबर ऑफ मॉड्यूल है 1098, एरिया इतना ले रहा है, तो इन्वर्टर लिए है। अगर कोई एरर होगी तो यहाँ एरर शो कर देगा। तो आप इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, क्योंकि हमने साइजिंग कर दी हुई है। क्लियर। अभी रेडी फॉर सिमुलेशन बोल रहा है, तो सिमुलेशन अभी नहीं करना है आपको, लॉसेस भी कंसीडर करनी है। ठीक है, लॉसेस करने के बाद आपको सेल्फ कंज्यूम जो आपकी ऑक्सिलरी लॉस है वो भी आपको करनी है, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेनी है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम उसमें भी लगाना है ग्रिड के साथ, तो वो भी आपको करना है, उसके बाद ही सिमुलेशन करना है। नहीं तो इसने जो रन रेडी फॉर सिमुलेशन बोल दिया तो आप सिमुलेशन डायरेक्ट मत कर देना। क्लियर है। तो अब आप जाएंगे डिटेल लॉसेस में। डिटेल लॉसेस में जाने के बाद आपको लॉसेस कंसीडर करनी है, लॉसेस लेनी है। ठीक है। तो आपका सबसे पहले आता है थर्मल पैरामीटर। थर्मल पैरामीटर क्या हुआ कि आपको दिखा रहा है कि विंड के चलते कितना लॉस फैक्टर होगा, तो वो आपको ले रहा है। ठीक है। तो विंड के चलते कितना हो रहा, और कांस्टेंट लॉस फैक्टर जो मैंने बताया था कांस्टेंट 20%, वो तो है ही है कि आपका जो थर्मल लॉसेस मतलब जो हीट वगैरह के चलते आपका जो लॉसेस होंगी 20% कंसिडर किया हुआ है, तो 20% ही आप उसको रहने देना। एनओसिटी में तो जाने की जरूरत नहीं है, कि एसटी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ही करना है। ठीक है, तो एनओसिटी में आपके जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। थर्मल में मतलब वो हो जाती हैं आपकी लॉसेस जो हीट के चलते होती हैं, जो मॉड्यूल में हीट के चलते आपकी लॉसेस हो सकती हैं, हीट और विंड के चलते। अब ये कांस्टेंट लॉसेस है, ये कांस्टेंट इतनी कंटिन्यू लॉसेस आपकी रहेंगी ही रहेंगी, तो आपको वो डिफाइन करना है। तो इतनी तो हमारी लॉस रहेंगी ही रहेंगी, तो यहाँ पे जाना है। अब उसके बाद आपका डिफॉल्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू माउंटिंग। अब माउंटिंग का जो आपकी वैल्यू है तो कौन सा लेना है आपको, देखो फ्री माउंटिंग मॉड्यूल विथ एयर सर्कुलेशन। आपका ग्राउंड माउंट लगा हुआ है, तो ग्राउंड माउंट में आपने जो स्ट्रक्चर लगाया हुआ है वो हाइट देके लगाया हुआ है, उसके नीचे से भी एयर फ्लो होगी, ऊपर से भी एयर फ्लो होगी, कंटिन्यू फ्री है सर्कुलेट करने के लिए, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अब सेमी इंटीग्रेटेड विथ एयर डक्ट। ठीक है। अब ये सेमी इंटीग्रेटेड क्या आप देता है कि जब छत पे आपने लगाया हुआ है, स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, स्ट्रक्चर में क्या है, आधा थोड़ा टच हो रहा है और पूरा खुला हुआ है, तो वहां पर आप इसको टिक कर देना। जैसे छत वगैरह के लिए जहाँ पे आपने देखा होगा इंडस्ट्री वगैरह होती है, ऊपर कूलिंग फैन वगैरह होते हैं। ठीक है। जो ऊपर जो चलते हैं उसके चलते जो हीट क्रिएट होती है, तब वो सेमी इंटीग्रेटेड लेना है। अब इंटीग्रेशन विद फिल्म इंसुलेटेड बैग। अब आपने देखा होगा कि छत के ऊपर जो हम लगा देते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बताया था फ्लश माउंट जिसको बोलते हैं। फ्लश माउंट के लिए क्या होगा कि आपको पूरा पीछे इंसुलेशन बैग रखना पड़ता है। ठीक है कि तो क्योंकि आपको नीचे से एयर सर्कुलेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो उस जगह के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विद फुली माउंटेड बैग, इस पर टिक करना पड़ेगा। तो मैं इस पर कर दे रहा हूँ कि हमारा पूरा एयर सर्कुलेशन वगैरह के लिए फ्री है, तो उस पर मैंने टिक कर दिया। क्लियर है। उसके बाद आते हैं ओमिक लॉसेस पे। अब ओमिक लॉसेस क्या होती है कि जो आपकी डीसी और एसी साइड की जो वायरिंग होती है, आपने सुना होगा आई स्क्वायर आर लॉस जो बोलते हैं, कॉपर लॉस जिसको बोलते हैं। तो वो लॉसेस को हम कंसीडर करते हैं कि इसमें आपकी ओमिक लॉसेस कितनी होंगी। ठीक है। अब जो ग्लोबल वायर जो इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इतना लिया हुआ है, लॉस फ्रैक्शन या एसटीटी की 1.5%, ये डिफॉल्ट पे मैंने कर लिया है। कैलकुलेटेड पे आपका ये है। आप डिटेल कंप्यूटेशन करना तो डिटेल कर सकते हो। देखो, स्ट्रिंग मॉड्यूल कनेक्शन। ठीक है। वन स्ट्रिंग में आपके कितने 18 मॉड्यूल हैं, तो उसकी कौन सी स्क्वायर की वायर का यूज करोगे, आप कम से कम करोगे ये 545 मॉड्यूल का लिया तो 6 स्क्वायर एम की करोगे, 6 स्क्वायर एम ले लेते हैं। क्लियर। और जो मैन बॉक्स टू इन्वर्टर की कितनी लेंगे, वो 240 पे मैक्सिमम रहने दो। ठीक है। तो ये आप उस हिसाब से कर सकते हो कि इतना इतने इतने की केवल हमारी ये यहाँ यहाँ यूज हो रही है, तो उसका डिटेल कंप्यूटेशन आ जाएगा। अब आएगा प्लीज प्रिसाइज टोटल वायर लेंथ।
ठीक है। और ई सर्किट, अब मान लो मॉड्यूल टू मॉड्यूल कितनी होगी लेंथ, मार्क्स मान के चलो जो स्ट्रिंग को कनेक्टेड होगी वो होगी 2 मीटर से समथिंग होगी, 2.5 मीटर ले लेते हैं, 3 मीटर ले लिया इसने। और मैन बॉक्स इन्वर्टर के लिए मान लेता हूँ 30 मीटर है, तो 30 मीटर ले लिया। ठीक है। तो आपको ये ले लेना है हिसाब से। ठीक है। अब ये स्कीमा बटन जो देखो दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ, ये देखो कैसे कैसे है। ओके। अब करंट इतना है आपका, इसका करंट इतना है, रेजिस्टेंस पर हूँ इतना है, 61 स्ट्रिंग ये है, इन्वर्टर के लिए इतना है। तो इसको आपने इसने क्लियर कर दिया है कि कितना है, पैरेलल स्ट्रिंग है। और वायरिंग लेआउट ग्रुप पैरेलल ऑफ स्ट्रिंग कर सकते हो, नंबर ऑफ ग्रुप वायरिंग के कर सकते हो, नंबर ऑफ स्ट्रिंग पर ग्रुप कर सकते हो, तो इसकी जरूरत नहीं है, पैरेलल स्ट्रिंग में रहने दो। ठीक है। देखो प्लीज स्पेसिफाई टोटल वायर लेंथ ऑफ ईच सर्किट। अब इसको ईच सर्किट को वायर को दिखा सकते हो कि देखो, ठीक है, इसमें एक आप करेंसी वगैरह, ठीक है, जो ओम वगैरह है वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो वायर का, तो बस जरूरत नहीं है इसको करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड उसके हिसाब से होके आ जाता है, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब पैरामीटर तो आपको मैंने बता ही दिया था कि कैसे कैसे है। तो ये इन्वर्टर से इसका दिखा रहा है, ये इसके दिखा रहा है। और कर देते हैं टारगेट लॉस को मिनिमाइज, कॉपर लॉस को कर देते हैं मिनिमाइज, करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। बाय राइट पे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओके कर दो इसको। तो इसने क्या ले लिया, इतना ले लिया, कैलकुलेटेड। ठीक है, इसने कैलकुलेटर ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये तो आपकी डीसी साइड की हो गई। अब वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना रख सकते हैं, तो डिफॉल्ट कितना है, डिफॉल्ट तो 0.7 है, तो वोल्टेज 0.7 ही रहने दो डिफॉल्ट वाला। ठीक है, इस पर वोल्टेज ड्रॉप का जो है। अब आते हैं एसी लॉसेस फॉर इन्वर्टर, आफ्टर द इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद जो आपकी केबल जाएगी उसकी लॉसेस के लिए कंसीडर करनी है। ठीक है, तो इसको कर लो। अब आपको उसकी कितने की केबल यूज करनी है, तो देखो लेंथ, इन्वर्टर की इंजेक्शन कितनी है, लेंथ ले लो, मान के चलो 200 मीटर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आपको बता रहा है एचटीसी में कितना वो बन रहा है, करंट वगैरह। ठीक है। और तो लॉस फैक्टर को कितना कर कंसीडर कर रहा है, 2। हम 150 से कम की है नहीं, तो 1500 स्क्वायर mm ही दिखा रहा है। ठीक है। और अपनी क्या 300 स्क्वायर mm वगैरह की 400 स्क्वायर mm की होती है। तो टोटल आपके जो रन मिला के कितना हो जाएंगे, 300 के 4 लेते हैं, तो 300 के 4 1200 हो जाएगा, तो 1500 पे रहने देते हैं। ओके। ठीक है, तो ये 1500 स्क्वायर हमने ले लिया। ओके, तो इसको हमने इस कंसीडर कर दिया इसको। इसके बाद जाएंगे हम मॉड्यूल क्वालिटी एलआईडी मिसमैच लॉस पे। ये आपको क्लियर हो गई, ओमिक्स और थर्मल हो गई। एमआईडी आपसे इंटरव्यू में यही लॉसेस होंगी आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी इन्हीं लॉसेस के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। अब मॉड्यूल क्वालिटी डिफॉल्ट मॉड्यूल इफिशिएंसी लॉस, डेविएशन ऑफ द एवरेज इफेक्टेड मॉड्यूल इफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। तो जो मॉड्यूल का है, जो डाटा शीट है उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी का कितना आप लॉस हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको लेना है, तो आप उसको 3% की जगह 2% कर देते हैं। ओके, इफिशिएंसी लॉस में आपको लिखा हुआ है क्लियरली।
अब ये LID क्या होता है, लाइट इंडिकेशन क्या होता है, जब मॉड्यूल फैक्स जब पहली बार मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद जब उसको सबसे पहली बार लाइट डालते हैं, जब लाइट उसके ऊपर पहली बार इंजेक्ट करते हैं तो उसके चलते जो लॉसेस आती है, अब उसमें इंजेक्ट करने के बाद हो सकता है मॉड्यूल अब नया नया हुआ है क्रिएट, तो मॉड्यूल नया नया क्रिएट होने के बाद आप उसको पहली बार लाइट डालोगे, तो लाइट डालने के बाद हो सकता है कि जो आपने क्रिस्टल लिया हुआ है, क्रिस्टल के जो आपने सोल्डरिंग वगैरह हुई, सोल्डरिंग में हल्का फुल्का इफेक्ट आ जाए, हल्का फुल्का क्रैक आ जाए, तो उसके चलते आप लॉसेस जो कंसीडर करोगे वो लॉसेस है। अब डिफॉल्ट कितना है, डिफॉल्ट 2% है, आप इसको ज्यादा मत लो क्योंकि 1% ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप मॉड्यूल डाटा शीट में देख लेना, उसमें मेंशन थोड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कहीं कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता है। अब मॉड्यूल मिसमैच लॉस, मॉड्यूल मिसमैच लॉस का आपका जो वो है कि आपका जो मैंने बताया था कि कैसे कि एक मॉड्यूल जो मैन्युफैक्चर तो पूरा लिखता है कि प्रोवाइड करता है कि 100% पावर देगा, अब 545 वाट पावर का आपका मॉड्यूल है, अब वो 545 आप उसने लिख के दे दिया पर वो एक्चुअल में 545 वाट पावर नहीं देता है, कभी कम देता है, कभी ज्यादा देता है, तो हर मॉड्यूल एक जैसा नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत तो पॉइंट में फर्क होता है ना, तो उसके चलते जो लॉसेस होगी उसको लॉसेस को कंसीडर करते हैं, तो मॉड्यूल मिसमैच लॉस को बोलते हैं। तो वो मिसमैच है आपकी लॉस, तो 1% आपने कंसीडर कर ली, तो वो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा कि मैक्सिमम लॉसेस लेकर आपको कंसीडर करके डिजाइन करना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हमारा कितना जनरेशन दे रहा है, कितना जनरेशन नहीं दे रहा। क्लियर है, तो उसको कंसीडर कर लिया। अब लॉस वैन रनिंग एट फिक्सिंग वोल्टेज नॉट रिलेवेंट टू वैन एमपीपीटी ऑपरेशन, जब फिक्स वोल्टेज पे आपका जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो एमपीपीटी ऑपरेशन में क्या होता है कि कभी आपने 17 मॉड्यूल की स्ट्रिंग एक एमपीपीटी लगी, दूसरे मॉड्यूल पे 18 की स्ट्रिंग लग गई है, तो उसके चलते जो लॉसेस होती है उस लॉसेस को ये कंसिडर कर रहा है, तो हम मान के चलो इसको मैं ले लेता हूँ, इसको भी 1% ही ले लेता हूँ, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है कि आप उस हिसाब से अरे क्लियर डिजाइन करोगे, ठीक है, तो इसको मैंने कर लिया। आप डिटेल कंप्यूटेशन में करना है डिटेल भी कर सकते हो, ठीक है, कि सेल कितने हैं आपके मॉड्यूल में और कितने मॉड्यूल पैरेलल हैं, ठीक है, तो आप इसको डिटेल कंप्यूटेशन में भी कर सकते हो, डिटेल में करने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज और रेडियंस वगैरह को लेके आप डिटेल में कर सकते हो, ठीक है, तो डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच, अब स्ट्रिंग वोल्टेज जो मिसमैच आपको बताई था कि पर मॉड्यूल की जो स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा ही ना, कि वो जो डाटा शीट में मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग तो पूरा एक्चुअल नहीं देता, पॉइंटों में तो फर्क देता ही है, तो अगर जो वोल्टेज का मिसमैच होगा, मान के चलो अपना 600 वोल्टेज है, 800 वोल्ट है, 800 वोल्ट हर स्ट्रिंग का तो नहीं मिलेगा ना एग्जैक्ट, एट किसी का 800 मिल रहा है, किसी का 801 मिल रहा है, किसी का 799 मिल रहा है, तो वो जो लॉस हो सकते हैं उसके चलते, तो उस लॉस को 0.1 कंसीडर करना है, तो उसको रहने दो, डिफॉल्ट ही रहने दो 0.1, डिटेल करना है डिटेल कर सकते हो आप, कितने कितने मॉडल की स्ट्रिंग है, कितने क्या है, तो आप इसको आप एग्जैक्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में जाना है तो ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, इरेडियंस ले लेना है, स्पेसिफिकल वोल्टेज जो सभी कुछ जो लेना है वो ले सकते हो, उसको डिटेल में कर सकते हो, पर डिटेल में करने की जरूरत इतना करता भी कोई नहीं है, ठीक है, तो आप इसको इतना ही रहने देना, आप डिफॉल्ट इसको रहने देना। उसके बाद आता है सॉइलिंग लॉस। अब सॉइलिंग तो आपको पता ही है, अगर आप जमीन पे लगाओगे, ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट होगा तो उसमें सॉइलिंग लॉस बहुत ज्यादा होगा, अगर रूफ टॉप होगा तो कम हो जाएगा, उससे भी हाइट पे होगा तो और कम हो जाएगा, कि जो आसपास के थंडर स्टॉर्म होते हैं, जो विंड स्पीड के चलते धूल मिट्टी जोड़ के आती है मॉड्यूल के ऊपर, क्या गिरती है, उसके चलते आपका प्रॉपर रेडिएशन नहीं मिलता है, कि जो रेडिएशन कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसके चलते जो लॉसेस होती है वो कंसीडर करनी पड़ेगी, तो वो भी कंसीडर कर लेते हैं हम। ग्राउंड अमाउंट है 3% कर लो, रूफटॉप है तो 1% के समथिंग कर सकते हो, तो ग्राउंड अमाउंट है तो उसमें फिर भी ग्राउंड अमाउंट में 2% करता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा। अगर मंथली वैल्यू डिफाइन करनी तो मंथली कर सकते हो आप, ठीक है, तो मुझे मंथली नहीं करनी, मुझे एवरेज लेके चलना है, तो एवरेज लेके मैंने कर दिया है। क्लियर है। अब ये क्या होता है, इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर। अब इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर क्या होता है कि आपके
जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के ऊपर जो सन रेडिएशन ड्रॉप होता है, तो वो उसमें अलग अलग लेयर होती है। आपका ग्लास होता है, उसका इनकैप्सुलेशन शीट होता है, उसके बाद सेल होता है, फिर इनकैप्सुलेशन शीट होता है, तो उसके बाद बैक शीट होती है। तो आपका जो मान लो सोलर रेडिएशन आपका सब ऊपर पहले गिरा ग्लास पे, तो गिलास पे गिरने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अंदर की तरफ गया। ठीक है, ज्यादा अंदर की तरफ गया, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद आपका इनकैप्सुलेशन शीट पे गया, उस पे पड़ने के बाद मैक्सिमम अंदर सेल की तरफ फॉरवर्ड हुआ, उसके बाद कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। तो वो कुछ रिफ्लेक्ट होके जो आपका पहुंचेगा सोलर सेल तक, तो वो एक्चुअल पहुंचेगा। आपका गिरा 1000 वाट पर एम क्यू रेडिएशन, लेकिन लास्ट तक आपका पहुंचा सोलर सेल तक 980। तो जो 20% जो रिफ्लेक्ट हो गया, उसके चलते जो 20 जो वाट पर एम स्क्वायर जो रिफ्लेक्ट हो गया, तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर। ठीक है, तो आप उसके बारे में डिटेल स्टडी भी कर सकते हो। आप उसके बारे में एसरे मॉडल, आप जनरली एसरे मॉडल के ही थ्रू करते हो। नहीं तो आपका जो डाटा सेट में है, अगर वो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है कि इस क्लास के बाद इतना रिफ्लेक्ट होगा इतना, तो उसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी नहीं कर सकते हो तो आप एसरे मॉडल पे क्लिक कर दो उसको। क्लियर है, एसरे मॉडल पे करने के बाद आपको ऑटोमेटिक जो भी डिफॉल्ट है वो ले लेगा। क्लियर है, वो अब एसरे मॉडल पे ही ज्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि एसरे मॉडल के ही आपने देखा होगा ग्लास ग्लास वगैरह के लिए सब कुछ वही करते हैं। ठीक है, तो एसरे मॉडल पे ही आप क्लिक करके उसका कर दीजिए। ठीक है, ये आपका जो है, देखो, आई एम लॉस फैक्टर ऑन डिफ्यूज, ये देखिए क्लियर है कि कहाँ से कहाँ, स्काई से। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ बीम आप ये देख सकते हैं, इफेक्ट ऑन ग्लोबल एनुअल यील्ड जो आपका है एसरे पे। क्लियर है, तो इस हिसाब से करते हो, पर इसको ज्यादा इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं रहती है। इतना डिटेल में करने लगे तो आप प्रोजेक्ट का डिजाइन नहीं कर पाओगे, तो एसरे मॉडल को ही कंसीडर करके आप ओके कर दो उसको। ठीक है, देखो, यस, ठीक है, तो इसको आपने मॉडिफाई कर दिया है, और इसको आईएम लॉस बोलते हैं। अब ऑक्सिलरी लॉसेस क्या होता है कि आपको जो जनरेशन हो रही, जनरेशन के होने के बाद आपके जो प्रोजेक्ट में है, उसके लिए कुछ ना कुछ पावर आपको उसी प्रोजेक्ट से लेनी है। तो उस प्रोजेक्ट के जैसे रिले को कुछ पावर चाहिए, ठीक है, अब बैटरी बैंक को कुछ पावर चाहिए, तो वो जो उसके चलते जो लॉसेस होती है उसको ऑक्सिलरी लॉसेस बोलते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्क में आपके काम में आती हैं। तो उसको भी आप ले सकते हो। देखो, कंटिन्यू एक्सुरी लॉसेज जो फैन वगैरह एक्सेट्रा के लिए जो मैं बता रहा हूँ, रिले वगैरह के लिए, उसको क्लिक कर सकते हो। और इन्वर्टर आउटपुट पावर थ्रेशोल्ड, उसके लिए जो बताया इन्वर्टर वगैरह की जो सेल्फ कंजप्शन वगैरह की जो आप लॉसेस कंसिडर करते हो, जो एक्चुअल नहीं दे पाता है, जो एक्चुअल लिखा होता है कुछ उसकी सेल्फ कंजप्शन में होती है, तो ये लॉसेस मेंशन है। ठीक है, और नाइट ऑक्सिलरी नाइट में क्या होती है आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मैं ऑक्सिलरी लॉसेस को 0 कर दे रहा हूँ, मुझे ऑक्सिलरी लॉसेस कुछ नहीं होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए छोड़ दिया हमने। क्लियर हो गया ऑक्सिलरी लॉसेस। उसके बाद आती एजिंग। अब एजिंग से तो नाम ही से क्लियर हो रहा होगा कि जो डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। एज के साथ डिग्रेडेशन मॉड्यूल पे लिखा ही होता है कि कितना होता है। तो ये एजिंग में आपने क्लिक कर देना है। अब कितने ईयर तक के सिमुलेशन के लिए, यार 25 ईयर तक के लिए, तो 25 कर दो। ठीक है, हाँ देखो, अब इंडिविजुअल पीवी मॉड्यूल ग्लोबल डिग्रेडेशन फैक्टर, इन जो इंडिविजुअल मॉड्यूल का कितना डिग्रेड हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मिसमैच डिग्रेड से इतना हो जाएगा, तो आपको इसमें वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। एवरेज डिग्रेडेशन फैक्टर कितना आपका 0.8 लिखाया था मैंने आपको, 0.8 समथिंग हो जाता है डिग्रेड। तो 0.8 ही लेके चलते हैं हम इसको, ज्यादा ही लेके चलते हैं। देखिए कितना फर्क हो गया, तो 0.8 हो रहने दो, क्योंकि क्लाइंट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो करंट का डिप्रिसिएशन होगा, जो मैंने बताया था पर ईयर, ठीक है,
करंट का कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, तो इसको इतना ही रहने दो। ओके, तो कि करंट का इतना पर ईयर डिप्रिसिएशन होगा, वोल्टेज का इतना पर ईयर डिप्रिसिएशन होगा, तो उसको लॉसेस में करना है, एफिशिएंसी में कर चाहे लॉसेस में कर लो कर्व में। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी रहने दो कि एफिशिएंसी इतनी डाउन हो जाएगी, यहाँ थी इफिशियंसी, यहाँ से यहाँ इतनी डाउन हो जाएगी। क्लियर है, तो यूजिंग सिमुलेशन में इसको ले लिया हमने, लेना ही पड़ेगा। क्लियर है, अब एजिंग का हो गया, एजिंग समझ गए होगे, उसका अनएबिलिटी। अब आपका क्या होता है कि हर एरिया का अलग अलग लोड शेड्यूल होता है। अब सपोज करो कि मैं किसी एरिया में रह रहा हूँ, वहाँ पावर कट ऑफ टाइम है 12 बजे से लेके 2 बजे तक। तो 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में हमारी लाइट नहीं रहती है, तो जब तक ग्रिड है तब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा, ग्रिड नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। और फिर उसका नो आइसलैंडिंग का फीचर उसमें इन्वर्टर में है, तो उसके चलते आपका बंद हो जाएगा। तो आपका क्या जनरेशन रुक जाएगा, तो इसको भी, ये भी आपके लॉसेस में कंसीडर हो जाएगा। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि जिस एरिया में आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो, आपके ग्रिड कहीं कट ऑफ तो नहीं होता है। कट ऑफ होता है, अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छा है, अगर कट ऑफ होता है तो आपको इसको इसमें सिमुलेशन में लेना पड़ेगा। क्लियर है, तो कब कब आपकी ग्रिड अनेबल रहती है, तो सेट रैंडम कर देते हैं हम, कुछ भी सेट रैंडम कर देते हैं। ठीक है, ये डेट का आता है, डेट का आ नहीं रहा। चलो कोई नहीं, आ, ये इसमें ले लेते हैं, चलो इसको भी रहने देते हैं। देखो 58 आवर ले ले रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ईयर आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको ले लेता हूँ, नंबर ऑफ पीरियड 3 ही ले लेता हूँ। और इसको ले लेता हूँ कि ईयर में मान के चलो 5 दिन रहेगी। ठीक है, 5 दिन ले लेता हूँ, 5 दिन अनेबल रहेगी। ठीक है, 5 दिन में एंट्रेंस वगैरह किसी में चले जाते हैं, तो 40-40 घंटे, 120 घंटे आपकी लाइट आपके पास नहीं रहेगी। 5 दिन, 5 दिन का मतलब 24 × 5। ठीक है, 24 × 5 कितना हो गया, 20, 500, और 5 को 20, 120 घंटे हो गई। क्लियर। ठीक है, ये एवरेज मैंने ले लिया, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसको भी मैंने कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद स्पेक्ट्रल करेक्शन है। क्या स्पेक्ट्रल करेक्शन क्या होता है कि जो मैंने बताया था, जब सन रेडिएशन जो ऊपर से आता है, आने के बाद जो एयर पार्टिकल में जो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर के चलते जो रेडिएशन वगैरह रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो एक्चुअल में सोलर मॉड्यूल तक नहीं पहुंच पाता है, या एयर पार्टिकल है, क्लाउड्स वगैरह के चलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि स्पेक्ट्रल करेक्शन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पीवी मॉड्यूल टेक्नोलॉजी, आप पीवी मॉड्यूल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका मोनोक्रिस्टलाइन है तो मोनो उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा। ठीक है, आप पॉलीक्रिस्टल तो पॉलीक्रिस्टल के हिसाब से ले लेगा, तो मोनोक्रिस्टलाइन को ही ले लेते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन अपना पैनल है, तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक उठाएगा। देखो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उठाएगा, जो हमने मॉड्यूल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उठा लेगा। क्लियर है, तो उसको स्पेक्ट्रल करेक्शन बोलते हैं कि जो मॉड्यूल आपका हो उसमें कितना आएगा आपके, जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होने के बाद आपका जो जो मॉड्यूल बना है, ग्लास वगैरह जो उसके सेल्स बने हुए हैं, सेल में एक्चुअल में कितना रेडिएशन, जो रेडियंस मिलेगा, वो सब कुछ कंसिडर करके आपको वो अकॉर्डिंग डाटा शीट के ले लेगा। अब उसको ओके कर देते हैं, तो आपने डिटेल लॉसेस भी कर दी है। अब ये आपकी रिपोर्ट में सारी चीजें कंसीडर होंगी, जो मैंने बताई हैं सारी चीजें रिपोर्ट में कंसीडर होंगी। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें कंसीडर कर ली है।
कंसीडर करने के बाद आप जाएंगे सेल्फ कंजप्शन पे हम लोग। क्लियर है? तो कैसे कैसे लॉस कंसीडर होती है, ओरिएंटेशन कैसे होता है, सिस्टम कैसे डिफाइन होता है, लॉसेस कैसे होती है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम चलेंगे सेल्फ कंजम्पशन और स्टोरेज पे। क्लियर है?